जो सोसाइटी जो तुम्हें कोविड बैच कह कह के बुला रही है ना, उन सोसाइटी के मुंह पे जाके तमाचा मारना है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर तुम वो बच्चे हो जो इस समय कंफ्यूज बैठा है कि भाई अब 10वीं का पढ़ना है या 11वीं का पढ़ना है, अगर तुम वो बच्चे हो जिसको ये लग रहा है कि पूरे साल की मेहनत उसकी बर्बाद हो गई, अगर तुम वो बच्चे हो जो इस समय कंफ्यूज बैठा है कि ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या है, मुझे नंबर कैसे मिलेंगे, अगर तुम वो बच्चे हो जिसको ये लग रहा है कि यार मैंने इतने सैंपल पेपर करे, मैंने इतनी मेहनत करी, वो सब बर्बाद हो गई क्या, अगर तुम वो बच्चे हो जिसको ये लग रहा है कि यार ये प्री बोर्ड के नंबर गिने जाएंगे क्या, अगर तुम ये बच्चे हो तो ये वीडियो जो है ये तुम्हारे लिए है। ध्यान से सुनते रहना। आज की वीडियो में मैं जो भी एडवाइस दूंगा वो मैं तुम सभी को अपना छोटा भाई या बहन समझ के दे रहा हूं। कल यार पूरी रात बैठ के मैंने एनालिसिस करी है कि कैसे बेस्ट एडवाइस मैं तुम्हें दे सकता हूं। मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूं, ठीक है, मैं कोई भी यहां पे कोर्स बेचने तुम्हें नहीं आया हूं। इस बात से इतना ट्रस्ट हो गया होगा कि आगे के 20-25 मिनट तुम्हारे बर्बाद नहीं होंगे, ठीक है। मैं आपकी हाथ जोड़ के यहाँ पे आपसे गुजारिश करता हूं कि पूरी वीडियो देखना, ठीक है। मैंने बीच में एक भी ऐड नहीं लगाया, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। वीडियो के एंड में तुम ये कहोगे कि हाँ यार दिमाग खुला। शुरुआत करते हैं यार। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि कल जो 14 अप्रैल थी, कल 14 अप्रैल को आपका एक न्यूज आती है। न्यूज ये आती है कि आपके 10वीं के बोर्ड की परीक्षा जो है वो रद्द हो गई है और अब जो तुम्हारे नंबर मिले जाएंगे वो कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होगा उसके हिसाब से मिले जाएंगे। और वो जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है वो अभी बोर्ड निकालेगा कुछ। तो बोर्ड निकालेगा तो ऐसा तो नहीं है कि एक दिन बाद निकाल देगा, टाइम लगेगा, ठीक है। गवर्नमेंट के पास बहुत सारे काम होते हैं और सारे, ठीक है, सीबीएसई के पास और बहुत सारे काम है, तो अभी उसको सोचने में टाइम लगेगा। मैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं कि टाइम लग रहा है, उनके पास बहुत काम है, मुझे पता है। तो पॉइंट ये है कि अभी थोड़ा टाइम लग सकता है तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया को निकालने के लिए। तो हम ये मान सकते हैं, मोटा मोटा एज्यूम कर लें कि 10 से 15 दिन तुम्हारे लग सकते हैं। तो मान लो 30 अप्रैल तक, अप्रैल की एंड तक तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है वो तुम्हारा बोर्ड ने रिलीज करा, ठीक है। अब जब बोर्ड ने ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया रिलीज कर दिया तो ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया तुम्हारे स्कूल्स के पास जाएगा, ठीक है। अब स्कूल्स को पता चलेगा कि अच्छा ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है, अब इस हिसाब से नंबर देने हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्कूल को मिलते ही उसने नंबर बांट दिए। मान लो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो भी उन्होंने बनाया, मान लो उन्होंने बोल दिया कि प्रैक्टिकल्स के नंबर जुड़ेंगे, मान लो उन्होंने बोल दिया कि थोड़ा प्रैक्टिकल्स के नंबर जोड़ दो, थोड़े से प्री बोर्ड के नंबर जोड़ दो, थोड़े से तुम्हारे इंटरनल असेसमेंट के नंबर जोड़ दो, थोड़े असाइनमेंट्स के, थोड़े हाफ ईयरली के। तो इस तरह से अगर उन्होंने बोल दिया इतना इतना कुछ परसेंटेज सबका जोड़ दो, उससे नंबर दे दो। तो मान लो कोई चीज किसी स्कूल ने ना करवा रखी हो, मान लो तुम्हारी इंटरनल असेसमेंट या फिर कोई प्रैक्टिकल स्कूल ने अभी ना करवाया हो, तो वो उसको अरेंज करेगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। फिर उसके बाद स्कूल जो है वो तुम्हारा रिजल्ट निकालेगा। तो हम ये मान सकते हैं मोटा मोटा अगर हम माने एज्यूम करें तो 30 दिन, एक महीना तुम्हारा इस चीज में भी लग सकता है कि तुम्हारा रिजल्ट निकल के आए। तो हम ये बोल सकते हैं कि मई के एंड तक तुम्हारा जो रिजल्ट है वो तुम्हें मिलेगा, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं कि ये मैं सिर्फ एज्यूम कर रहा हूं, ये आगे भी बढ़ सकता है, ये पीछे भी हो सकता है, ठीक है। तो हम मोटा मोटा एज्यूम कर रहे हैं। अब रिजल्ट जो तुम्हारा आएगा उसके बाद बोर्ड ने ये बोला कि अगर तुम रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हो तो तुम क्या कर सकते हो, वापस अप्लाई कर सकते हो बोर्ड में बैठने के लिए, ठीक है। तो तुम्हारे मई के एंड तक रिजल्ट आया, फिर उसके बाद तुम मान लो संतुष्ट नहीं हो तो तुम जून में जाके उसमें अप्लाई करोगे। तो जब तुम अप्लाई करोगे तो बोर्ड उस एप्लीकेशंस को लेने में कुछ टाइम देगा कि भाई इतने तारीख तक तुम अप्लाई कर सकते हो। फिर जब वो एप्लीकेशंस उसके पास पहुंचेगी उसके बाद वो कोविड की सिचुएशन देखेगा कि भाई जून में कैसी सिचुएशन है, उस सिचुएशन के हिसाब से एक टाइम टेबल वो रिलीज करेगा, ठीक है। तो मान लो तुम्हारे जून के मिड तक, ठीक है, मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं, नहीं तो बच्चे कहेंगे इतनी लेट, नहीं, मान लो हम जून के मिड तक मोटा मोटा एज्यूम करें कि तुम्हारा टाइम टेबल रिलीज करा बोर्ड ने, ठीक है, बोर्ड परीक्षा लेने का जो बच्चे देना चाह रहे हैं वापस, ठीक है। मेरे को ये लग रहा है कि अगर बच्चों का रिजल्ट कम आएगा तो फिर वापस देंगे। तो एक टाइम टेबल वो रिलीज करेगा तुम्हारा बोर्ड जून के मिड तक। और ऐसा नहीं है कि एकदम आज टाइम टेबल रिलीज करा कल से पेपर, ठीक है, 10-15 दिन का तुम्हें गैप देगा जिससे कि तुम रिवाइज कर लो। तो हम ये मान सकते हैं कि तुम्हारी जुलाई की स्टार्टिंग में जो तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम है वो कंडक्ट होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जुलाई की स्टार्टिंग में तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम कंडक्ट होना शुरू होंगे। बोर्ड के एग्जाम करने में टाइम लगता है, बीच में 5-5 दिन का, 6-6 दिन का, 10-10 दिन का गैप मिलता है। तो हम ये मान सकते हैं कि पूरा जुलाई जो है वो तुम्हारा चला जाएगा बोर्ड की परीक्षा देने में। फिर उसके बाद तुम्हारा रिजल्ट आएगा अगस्त में, ठीक है। जुलाई पूरा तुम्हारा कंप्लीट हो गया बोर्ड में, ठीक है। अगस्त के मिड या अगस्त के एंड तक तुम ये मान सकते हो कि तुम्हारा रिजल्ट जो है वो बोर्ड फाइनल वाला तुम्हारा डिक्लेयर करेगा। इन सबसे हम ये सोच सकते हैं कि जो तुम्हारी 11वीं क्लास होगी वो शुरू होगी अब सितंबर में, ठीक है। अगर तुम इन सब प्रोसीजर में गए तो तुम्हारी 11वीं क्लास मोटी सितंबर में शुरू होगी। मैं फिर बोल रहा हूं, ये एज्यूम कर रहा हूं, मैं कुछ पक्का नहीं है। कोविड अगर बढ़ गया तो ये और लेट हो सकता है, कोविड कम हो गया तो ये शायद थोड़ा सा जल्दी भी हो जाए,
ठीक है, पर मोटा मोटा हम ये मान सकते हैं कि 11वीं तुम्हारी लेट स्टार्ट होगी। अब मैं अगर आपको ये बात बताऊं कि प्री कोविड का क्या सीन होता था, मैं अपना केस बताऊं तुम्हें। जब मैं अपनी 10वीं कंप्लीट करी थी तो मेरे 5 अप्रैल से मेरी कोचिंग में मेरी 11th की स्टडी स्टार्ट हो गई थी। स्कूल में नहीं, कोचिंग की बात कर रहा हूं, स्कूल में तो लेट हुई थी, बट जो 11th की स्टडीज हैं वो मेरी अप्रैल में स्टार्ट हो गई थी। बच्चों की हो जाती है, प्री कोविड की बात कर रहा हूं मैं, समझ रहे हो, ध्यान से सुनते रहना। तुम्हारी 11वीं की स्टडीज अप्रैल में स्टार्ट हो जाती थी पहले, ठीक है, और सितंबर तक तो हमारा 3/4 सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता था, ठीक है। पर अगर तुम सितंबर में स्टार्ट कर रहे हो तो तुम ये देख सकते हो कि तुम पिछले बैच में जो भी बच्चे होते थे उनसे बहुत ज्यादा लेट स्टार्ट करोगे। अब कुछ बच्चे यहां पे बोल सकते हैं भैया क्या हो गया, लेट स्टार्ट करेंगे, सितंबर में स्टार्ट करें, ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5-6 महीने तो जब भी हमारे पास उस समय कर लेंगे। 10वीं में भी तो हमने आखिरी में थोड़े बहुत सिलेबस कंप्लीट कर लिया था कुछ बच्चों ने, ऐसे हम 11वीं में भी सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे आखिरी में। कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई, क्यों परेशान हो रहे हो मेरी जान। एक बात ध्यान से सुन, ठीक है, तेरे को सिर्फ 10th तक का पता है, मेरे को 10th के आगे की सीन पूरा पता है। 11वीं 10वीं जैसी नहीं है, 10वीं और 11वीं में जमीन आसमान का फर्क होता है, बिल्कुल सब चीज पलट जाती है। मैं तुम्हें इस समय समझा नहीं पाऊंगा कि कितना ज्यादा अलग हो जाती है 11वीं, ठीक है। 10वीं तुम ये मान लो कि इतनी सी चीज है तो 11वीं इतनी बड़ी चीज है, ठीक है। अगर 10वीं इतनी सी है तो 11वीं इतनी बड़ी है। मैं एक रियल एग्जांपल से बताता हूं। मेरी क्लास में जिस बच्चे के 10 CGPA आए थे, जो स्कूल में था, उस बच्चे के 10 CGPA आए थे 10वीं में। 10 CGPA मतलब 95%। तो जो बच्चा 10वीं में 95% लाया था वो बच्चा 11वीं के हाफ ईयरली के फिजिक्स में फेल था, ठीक है। ये मैं रियल एग्जांपल बता रहा हूं, तो अब समझ लो कितनी ज्यादा डिफिकल्ट होती है तुम्हारी 11वीं। और वही 11वीं अब तुम अगर लेट स्टार्ट करोगे, तो तुम ये सोच लो कि तुम पे कितना बड़ा प्रेशर हो सकता है। मैं डरा नहीं रहा हूं, यहां पे मैं रियलिटी बता रहा हूं, ठीक है। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, इसलिए मैं तुम्हें यहां पे रियलिटी बता रहा हूं। तो तुम्हारी 11th अगर लेट स्टार्ट हुई, अगर दूसरी बात ये, अगर मान लो तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जेई, नीट या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और उसमें 11वीं का भी सिलेबस आता है, तो तुम ये सोच लो कि तुम्हारी अगर 11वीं वीक रह गई तो तुम आगे के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें कितना बड़ा सफर करोगे। मेरे पे इतना विश्वास नहीं हो रहा है, तुम किसी भी जाके अपने सीनियर से पूछ सकते हो कि 11वीं की इंपॉर्टेंस क्या होती है और 11वीं कितनी खतरनाक होती है, ठीक है। तो अब जो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है यहाँ पे, जो मेरी ऑनेस्ट एडवाइस है तुम सभी को, अपना छोटा भाई बहन समझ के, ठीक है। मेरे को यहाँ पे कोई फायदा नहीं मिल रहा है, ठीक है। कुछ बच्चों के ओपिनियन गलत भी लग सकता है, ठीक है, उनके लिए मैं माफी चाहता हूं। बट अगर मैं मैच्योर थिंकिंग से सोचूं, मैं तुम्हारे भले के लिए सोचूं, तो ये है कि भाई देख, अब तुम अपनी 10वीं भूल जाओ, ठीक है। तुम्हें अपनी मनचाही स्ट्रीम मिल जाएगी। आई गेस स्कूल जो है वो अब तुम्हारे साथ होगा, वो थोड़ी सी लीनियंसी रखेगा, तुम्हें तुम्हारी मनचाही स्ट्रीम दे देगा। मनचाही स्ट्रीम मिल गई, 10वीं को भूल जाओ, 11वीं स्टार्ट कर दो। और 11वीं अगर तुम अब स्टार्ट कर रहे हो तो उससे पहले एक बात तुम्हें बताना चाह रहा हूं। 11वीं इस तरह से स्टार्ट करना एक बहुत ज्यादा, मैं तुम्हें बता सकता हूं, ये मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है जो तुम्हारे साथ मैं शेयर कर रहा हूं। अगर तुम 11वीं स्टार्ट कर रहे हो तो बिल्कुल ध्यान से समझना इस बात को। देखो, अब इसको मैं जल्दी से हटा दूं, चलो यहीं पे बता देता हूं। देखो, जब एक बच्चा, मैं प्री कोविड की बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं तुम्हारे प्री कोविड की बात करता हूं अभी, जब कोविड नहीं था उससे पहले जब 10वीं के एग्जाम होते थे तो वो मार्च में खत्म हो जाते थे, ठीक है। मार्च में तुम्हारे 10वीं के एग्जाम खत्म हो गए, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आता था ना, बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट आता था। तभी मैं तुम्हें पहले भी बोलता था बहुत कि भाई देखो 95 लाना इतना मुश्किल नहीं है, और वो रियलिटी है। बच्चों के बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं 10वीं के एग्जाम में, ठीक है। 90% से ऊपर तो बहुत बच्चे बैठे होते हैं। तो जब वो बच्चों के रिजल्ट आते हैं ना, तो वो बच्चा आ जाता है ओवर कॉन्फिडेंस में, और ये रियलिटी है। किसी भी 11वीं के बच्चे से पूछ लेना, कल ही एक बच्चे ने कमेंट भी करा था यही बात को। उस बच्चे में जब ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तो वो ये सोचता है कि यार अभी थोड़ा आराम करता हूं, अभी तो मैंने बोर्ड दिया था, ठीक है, अभी थोड़ा आराम कर लेता हूं, उसके बाद 11वीं स्टार्ट कर दूंगा। 11वीं तो हो ही जाएगी, 10वीं में तो मैंने करी दी, 11वीं भी करी दूंगा। तो वो बच्चा थोड़ा सा ढीला हो जाता है। पहला महीना प्रोक्रेस्टिनेशन में निकाल दिया, दूसरा महीना निकाल दिया, तीसरा महीना निकाल दिया, हाफ ईयरली आ गए, फेल हो गया, ठीक है। तो वो बच्चा क्या हो गया, उसमें जोश नहीं था, वो ओवर कॉन्फिडेंस में था, ठीक है। बट अगर मैं अब तुम्हारा केस लूं, तुम जो हो, अगर तुम्हारा मैं केस लूं, योर केस, तो तुम सब में इस समय है गुस्सा, ठीक है। तुम में इस समय है जोश। तुमने ये देखा है जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है, और ये मैं मानता हूं कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो शायद सारे पढ़ने वाले ही हों, तभी वो मेरे साथ कनेक्ट हो पाते हैं। तो तुमने जो पूरे साल मेहनत करी थी, तुम्हें उसका गुस्सा है कि तुम जाके रणभूमि में उतर नहीं पाए,
ठीक है, तो वो जो गुस्सा है ना, मैंने देखा है कमेंट सेक्शन में तुमने बहुत निकाला है कि भैया हम इस साल लाना चाहते थे 95%, हम इस साल लाना चाहते थे 98%, बट हम ला नहीं पाए। तो वो गुस्सा अब हम 11th में निकालेंगे। इस जोश से कुछ बच्चों ने कमेंट दिखाया कि भैया देखो कोई बात नहीं, इस साल आपको 95 नहीं लाके दिखाए, 11th 12th में 98 लाके दिखाएंगे। तो तुम सब क्या हो, तुम सब अब ओवर कॉन्फिडेंस में स्टार्ट नहीं करोगे, तुम सब स्टार्ट करोगे मोटिवेशन में। लास्ट ईयर तक बच्चे अपनी 11th ओवर कॉन्फिडेंस में स्टार्ट करते थे और 11th उनकी बर्बाद हो जाती थी। तुम जो होगे वो सारे अपनी 11th मोटिवेशन के स्टार्ट करोगे और तुम अपनी 11th में कहर मचाओगे। ये मैं रियलिटी बता रहा हूं तुम्हें। जो सोसाइटी जो तुम्हें कोविड बैच कह के बुला रही है ना, उन सोसाइटी के मुंह पे जाके तमाचा मारना है कि नहीं, तुम जब अपनी मोटिवेशन के स्टार्ट करोगे ना, तो तुम आगे जाके लॉन्ग टर्म में इतना अच्छा रिजल्ट लेके आओगे। एक बात समझ लो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। ये मैंने बहुत ज्यादा क्लोजली देखा है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने भाई 11वीं 12वीं निकाली अपनी कोटा में, वहां रगड़ा, ठीक है, पूरी रात बैठकर पढ़ाई करी, आंखों के नीचे विक्स लगाता था जिससे कि मेरी आंखें बंद ना हो, मेरे को नींद ना आए। इतनी सारी मेहनत करी बट लास्ट में मेरा नहीं निकला ना आईआईटी। तो तुम ये सोचो मेरे पे कितना जोर पड़ा होगा, मेरे क्या हालत हुई होगी, ठीक है। बट अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो मेरे को ये लगता है कि ठीक है मैंने आईआईटी नहीं निकली, कोई बात नहीं, ठीक है, मेरे से मैं कोटा में जाके मैंने 6 लाख रुपए बर्बाद करे, 2 साल बर्बाद करे, कोई बात नहीं, बट उन सब चीजों ने मेरे को मेहनत करना सिखा दिया। सेम यही केस है। मेरे को आज अगर कोई बोल देना कि तेरे को पूरी रात बैठ के कुछ काम करना है, तो मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मैंने वो काम कर रखा है। मैं रात भर बैठ के बहुत मेहनत करी है, तो अब मैं रात भर बैठ के मेहनत कर सकता हूं। सेम तुम्हारा केस है, तुमने मेहनत करनी सीख ली है, तुमने 10वीं में बहुत चीजें करी हैं, तुमने 10वीं में बहुत सारी चीजें देखी हैं कोविड की वजह से, ठीक है, तो तुम मेहनत करना सीख गए हो। तुमने रात भर बैठ के सैंपल पेपर करे हैं, मुझे पता है। सुबह सुबह उठ के तुमने अपनी पढ़ाई शुरू करी है, तुमने सुबह सुबह उठ के टाइम टेबल बनाया है, तुमने सुबह सुबह उठ के जो मैंने बताए थे स्मार्ट वर्क वाले तरीके, वो चीज तुम सीख चुके हो। तो मेरी जान, तुम मेहनत करना सीख चुके हो, ठीक है। तो आगे की क्लास में अब तुम डरोगे नहीं, ठीक है। 11th को बिल्कुल जोश के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट करेंगे और भाई पूरा कहर मचा देंगे। तुम्हारा भैया यहाँ पे खड़ा है, कोई भी प्रॉब्लम है, छोटी से बड़ी प्रॉब्लम, तुम नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, तुम मुझे इंस्टा पे टैग कर सकते हो, जितना मेरी तरफ से हो पाएगा फुल सपोर्ट करूंगा तुम्हें, ठीक है, ये मेरा वादा है। आगे कुछ वीडियोस प्लान कर रखी हैं, वो सारी वीडियोस एक के बाद एक तुम्हारी आती रहेंगी, ठीक है। बस यही ओपिनियन है, यही मेरी एडवाइस है कि 10वीं को अब भूल जाओ, हो गया जो भी हुआ, अच्छे के लिए होता है, ठीक है। बाद में जाके जैसे मैं बोल रहा हूं ना कि अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं, मेरे को अच्छा लगा, ऐसे ही जब तुम बाद में जाओगे तो तुम पीछे मुड़ के देखोगे, ठीक है, तुम कहोगे यार ठीक है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। समझ में आ रही है मेरी बात। फुल मोटिवेशन के साथ 1-2 दिन का गैप लो, 1-2 दिन अभी आराम करो, फिर फुल मोटिवेशन के साथ अपनी 11वीं स्टार्ट करनी है, ठीक है, और 11वीं में आग लगा देनी है। जो बच्चे बोलते हैं ना कि 11वीं बहुत मुश्किल होती है, उन बच्चों को दिखा देना कि 11वीं मुश्किल नहीं होती। तुम इनकंसिस्टेंट, तुम ओवर कॉन्फिडेंट रहते हो, इसलिए तुम्हारे को 11वीं मुश्किल लगती है। मैं शुरू से मेहनत करके चाह रहा हूं, तो मेरी 11वीं बहुत अच्छी होगी, ठीक है। इस कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट करना है, ठीक है। भैया तुम्हारा खड़ा है, ऑल द वेरी बेस्ट। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है और आग लगा देनी है, ठीक है। बाय।